नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी अक्टूबर में अपना एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होना है वो, या नवंबर में जो एग्ज़ाम की अभी पॉसिबल डेट्स दी गई है, उसके लिए जो एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस हमें करने हैं, उसके लिए हम फिज़िक्स के कुछ कंटिन्यू वीडियो अपलोड आपके लिए करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, इसी सिलसिले में आज जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया गया है वो किया गया है वेव्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग किस फॉर्मूले से दिया जाता है। देखो, ठोस के केस में 4 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। अगर सॉलिड हो तो ये दिया जाता है √y/ρ से, क्योंकि ठोसों का जो गुण है वो प्रत्यास्थता से दिया जाता है। अगर लिक्विड के केस में हो तो इसको हम लिख देते हैं बल्क मॉडुलस अपॉन ρ। अगर गैसेज के केस में हो तो इसको हम लिख देते हैं √p/ρ। या लास्ट में जब एक लाप्लास करेक्शन हम इसमें करते हैं तो साथ में गामा और आ जाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। सवाल क्या है? सवाल है ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग किस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो ठोस के केस में कौन सा काम में आएगा? √y/ρ। फर्स्ट ऑप्शन है गामा/ρ, सेकंड है y/ρ, थर्ड है β/ρ और फोर्थ है गामा-p/ρ। तो जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये लाप्लास करेक्शन है। थर्ड जो है ये गैसेज के लिए नहीं है, लिक्विड के लिए है। ये है सॉलिड के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऑप्शन देंगे सेकंड। चलो सेकंड क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। नियत ताप पर वायुदाब दोगुना कर देने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। देखो, फॉर्मूला ये होता है √p/ρ। नियत ताप अगर सवाल में लिखा हो तो मतलब ये है कि फॉर्मूले में ताप का आना ज़रूरी है। अब एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ हम पढ़ते हैं, जिसमें ऐसा एक फॉर्मूला आता है P इज़ प्रोपोर्शनल टू होता है T। तो P को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? T से। अब अगर T को फॉर्मूले में हम लेते हैं तो कहीं भी प्रेशर नाम का टर्म नहीं आता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर नियत कर देते हैं तो प्रेशर फॉर्मूले में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? नियत ताप पर जैसे ही टेम्परेचर नियत होगा, वायुदाब दोगुना करने पर ध्वनि की चाल, तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, इसलिए उत्तर दिया जाएगा पूर्ववत जितनी ही रहेगी। थर्ड क्वेश्चन में अब हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों के द्वारा ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है। देखो, एक तो होती है प्रगामी तरंग, जिसको हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, और एक होती है अप्रगामी तरंगें, जिनको हम यूं बनाते हैं कि जिसमें 2 तरंगें एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है। प्रगामी जो आगे गमन कर रही हो, अप्रगामी जो आगे गमन नहीं कर रही हो, ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जबकि ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों के द्वारा ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है। तो अप्रगामी तरंग फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल गया, ये राइट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। देखो, जब हम 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स। उसमें एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण, जिसमें हम एक सवाल पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवण संभव नहीं है जबकि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण संभव है। कारण क्या है? प्रकाश तरंगें होती है इस तरह की, या अनुप्रस्थ होती है, जिनमें कण सभी दिशाओं में दोलन कर रहे होते हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती है ये चलती है यूं, मतलब अप्रगामी होने की वजह से इनका ध्रुवण संभव नहीं होता है। तो 2 सवाल एक साथ तैयार होते हैं। पहला, ध्रुवण किन तरंगों का नहीं होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों का। चौथा सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी दी जाएगी? ध्वनि तरंगें। चलो फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ में आते हैं। अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा, अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रगामी तरंगें जिनको यूं बनाया जाए ये ऊर्जा आगे लेके जाती है, जबकि अप्रगामी तरंगें जिनको इस तरह से बनाया जाए ये किसी तरह की ऊर्जा आगे लेके नहीं जाती है। तो सवाल है, अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरित होती है? नहीं होती। स्थानांतरित नहीं होती है, सही बात है। प्रत्येक बिंदु पे शून्य होती है, ये गलत बात है। संचरण की दिशा में स्थानांतरित होती है, गलत बात है। तो राइट ऑप्शन किसको देंगे कि अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती
होती है। छठा सवाल है, निम्न में से ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं है। अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला था रूट वाई अपॉन रो ठोसों में, दूसरा था रूट पी अपॉन रो ये गैसेज में, और लिक्विड के केस में हमने पढ़ा था रूट बी अपॉन रो, ये था लिक्विड में। सवाल क्या है, निम्न में से ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं है। ठोस में होता है, गैस में, द्रव में, तो ऑप्शन क्या बच गया, निर्वात में। तो अगर सवाल पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसमें तरंगों का संचरण संभव नहीं है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा थर्ड। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि अगले 15 दिनों तक आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। 7वां क्वेश्चन आता है, एक अनुप्रस्थ तरंग में कण के द्वारा गर्त व श्रृंग तक पहुंचने में लगा समय। देखो ये है ऊपर का जो हिस्सा है श्रृंग, और ये है गर्त। आधा टाइम इसमें लगता है और आधा टाइम इसमें लगता है। अगर हमसे पूछा जाए श्रृंग से गर्त तक आने में समय, तो ये श्रृंग है, इसमें कितना टाइम लगता है, t/2। तो सवाल ये है, एक अनुप्रस्थ तरंग में कण के द्वारा गर्त से श्रृंग तक आने में या श्रृंग से गर्त तक आने में जो टाइम लगता है वो किससे दिया जाएगा, t/2 से। ऑप्शन है t/4, t/2, 3t/4, t। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। 8वां क्वेश्चन है, एक ज्या तरंग का आयाम a और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। यदि v तरंग का वेग और स्मॉल v कण का अधिकतम वेग हो तो ये बराबर कब संभव है। देखो हम वेव की इक्वेशन पढ़ते हैं, y बराबर a साइन, और यहाँ लिखा जाता है ओमेगा t माइनस kx। इसमें जब हम v पढ़ते हैं ये तो आता है ओमेगा अपॉन k, ये अपॉन ये, और अगर पूछा जाए v मैक्सिमम तो ये आता है a ओमेगा। इन दोनों को बराबर करना है, यानी ओमेगा बाई के और a ओमेगा को क्या कर दें, बराबर। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी, मतलब हमें a ओमेगा और ओमेगा बाई के को बराबर करना है। ओमेगा से ओमेगा काटते हैं तो a बराबर k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन लैम्डा। तो अगर a की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 के बराबर हो जाए तो कण का तरंग वेग और कण का वेग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक ज्या तरंग का आयाम a, तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, v तरंग वेग और v कण का अधिकतम वेग हो, तो ये बराबर कब हो सकते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक ज्या तरंग का आयाम a और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, ये अधिकतम वेग हो तो ये बराबर कब होंगे। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई नहीं, नेक्स्ट में चलते हैं। कलांतर डेल्टा व चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलांतर डेल्टा व पथांतर लैम्डा में सही संबंध क्या है। देखो किसी तरंग को जब हम शो करते हैं तो उसे यूं दिखाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टाइम है उसको t लिखते हैं, टोटल पाथ है उसको लैम्डा लिखते हैं, और कण जो टोटल कला चलता है या फेज चलता है उसको 2 लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, कलांतर अपोन क्या दे रखा है, कलांतर टोटल कला कितनी है 2 बराबर पथांतर टोटल पथ कितना है लैम्डा, तो ऊपर लिख देंगे पथांतर और नीचे लिख देंगे लैम्डा। पूछ क्या रखा है, कलांतर लैम्डा, इस डेल्टा इसको क्या दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, तो डेल्टा 2 इधर आ जाएगा, लैम्डा नीचे रहेगा, तो 2 अपॉन लैम्डा इनटू पथांतर यानी ये रहेगा। तो साथ में अगर हम डेल्टा लैम्डा लिख दें तो डेल्टा बराबर 2 अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा उत्तर दे सकते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण y बराबर 10 साइन पाई ये x सेंटीमीटर में है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। ऐसे सवाल में जो सबसे पहले देखना है, ये पाई बाहर लिखा हुआ है जो शुरू में हमें दिखता नहीं है। ध्यान से देखेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर पाई लिखा हुआ हो तो t के पास में यहाँ जो होता है वो ओमेगा है। तरंग का समीकरण लेते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो t के पास में जो है वो ओमेगा है,
ओमेगा कितना दे रखा है, देखिए टी के पास में 2 है और पाई बाहर मल्टीप्लाई में है, तो ओमेगा इक्वल्स टू दे रखा है 2 पाई। देखने पे जो सिर्फ 2 दिख रहा है, इसमें पाई बाहर है जो अलग से लिखा हुआ है। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ कर दें, ये 2 पाई कर दें, पाई से पाई अगर कैंसिल कर देते हैं तो एफ की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल, एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट ऑप्शन किसको करेंगे, 1 हर्ट्ज को। 12th में आओ, एक कण की गति की समीकरण इससे दे रखी है, तो कण की प्रारंभिक कला क्या है। देखो नॉर्मल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं वो होती है ए साइन ओमेगा टी। अगर के एक्स हमें नहीं दिया जाए और साथ में यहाँ फाई लिख दिया जाए, जिसके पास न दिशा बताई गई हो, न एक्स हो, न टी हो, उसको प्रारंभिक कला मानते हैं। सवाल में क्या दे रखा है, 0.3t प्लस 0.1, इस 0.1 के पास में कुछ भी नहीं है, यही कण की प्रारंभिक कला है। तो अगर पूछा जाए इस समीकरण में कण की प्रारंभिक कला क्या है, तो उत्तर किसको दे दिया जाएगा, 0.1 को। चलो नेक्स्ट में आते हैं। 13th क्वेश्चन दे रखा है, अप्रगामी तरंग की समीकरण ये दे रखी है, तो कण का आवर्तकाल क्या होगा। देखो कोस और टी के पास में लिखा हुआ है 62.8, मतलब हमें सवाल में दे रखा है ओमेगा बराबर 62.8। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी बराबर 62.8। पाई का मतलब है 3.14। अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसको काट देगा 20 बार, 2 से कट जाएगा ये 10 बार, तो t बराबर आएगा 1/10। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो t के पास जो लिखा हुआ है उसको ओमेगा लेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला लगाएंगे तो t आता है 0.1, मतलब उत्तर 3 या 4 में से कोई एक है। अब x के पास जो लिखा हुआ है वो है 3.14, x के पास में होता है k, क्योंकि तरंग की समीकरण क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्स के पास में है k, तो k की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 3.14, k होता है 2 पाई बाई लेमडा, पाई का मतलब है 3.14, बराबर लिख दें 3.14, ये कट जाएगा तो लेमडा बराबर कितना बचता है 2। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 को हम सोल्व करते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा, 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड और 2 मिनट लेमडा, इसका 2 मीटर लेमडा मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, जब तरंगे अध्यारोपित होती है तो निम्न में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। याद रखना है, अगर 2 तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तरंग की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। आवृत्ति बदल सकती है, वेग बदल सकता है, ऊर्जा घनत्व भी बदल सकता है, लेकिन ऐसे में जो कण की कुल ऊर्जा है या तरंग की कुल ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, चलो 15 ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 क्या है, समान आवर्ती परंतु क्रमशः a तथा 2a आयामों की 2 तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है जिनके बीच में कलांतर 3 पाई बाई 2 है। देखो पहले तो इस 3 पाई बाई 2 को कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 3 × 180/2, तो ये आता है 2 से कटेगा 90, 90 × 3, फिर से देखिए 3 × पाई का मतलब है 180/2, ये 2 से 90, तो 90 × 3 आता है 270। तो ऐसी 2 तरंगे जिनके बीच में कितना हमें कलांतर दे रखा है 270। फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ते हैं a बराबर √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कोस फाई, इस तरह का फॉर्मूला पढ़ना है। a1 कितना है, a है, a2 कितना है 2a है। जब कोस 270 की वैल्यू आप रखोगे तो ये रखी जाएगी 0, तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करने पे आएगा a² प्लस 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर होता है 4a², तो अगर a² और 2a² को ऐड किया जाएगा तो ये आएगा √5a², या इसको अलग करेंगे तो आएगा √5a, सॉरी रूट कट जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 आएगा, तो उत्तर दिया जाएगा इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं 16, 2 क्रमिक प्रस्पंदों के मध्य दूरी क्या होती है। देखिए
इसको बोलते हैं प्रस्पंद और इसको बोलते हैं निस्पंद। दो क्रमिक प्रस्पंद, यानी ये भी प्रस्पंद है और ये भी प्रस्पंद है। इसमें पूरे लैम्डा का आधा हिस्सा है, 1/4 इधर रह जाता है, 1/4 इधर, तो जो बीच का हिस्सा बचता है ये है λ/2। तो सवाल पूछा जाए दो क्रमिक प्रस्पंदों के मध्य की दूरी क्या है, तो कितनी दूरी दी जाएगी, λ/2। सेकेंड ऑप्शन राइट कर देंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, दो क्रमिक निस्पंद व प्रस्पंद के बीच दूरी क्या है। देखिए ये है एक तरंग है जिसका ये प्रस्पंद है और ये निस्पंद है, इस दोनों के बीच में लैम्डा का 1/4 पार्ट ही बंद है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, क्रमिक निस्पंद व प्रस्पंद के बीच की दूरी, ये निस्पंद है, ये प्रस्पंद है, ये निस्पंद है, इनके बीच का गैप कितना दिया जाएगा, λ/4 से। 18 में आओ, समीकरण y बराबर 0.15 साइन 5x कोस 30t एक अप्रगामी तरंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। देखो x के पास में जो लिखा होता है, ये जो 5 यहाँ पे लिखा हुआ है ये k है, तो यहाँ से k बराबर हमें कितना मिलता है, 5। k की जगह आप क्या ले सकते हो, 2π/λ। हमें चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा को इधर ले जाएं, 5 को इधर ले जाएं, तो 2 × π होगा 3.14 × 2 यानी अप्रोक्सीमेट 6, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। डिवाइड करते हैं तो आएगा ऑलमोस्ट 6/5 या 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमें दिया गया है कि y बराबर साइन 5x कोस 30t एक अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करती है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या दे दिया जाएगा, 1.256। नेक्स्ट में आओ, एक अप्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 10 साइन πx/4 कोस 20π/t है, तो क्रमिक निस्पंदों के मध्य दूरी, देखिए ये होती है कोई अप्रगामी तरंग। निस्पंद का मतलब क्या है, ये निस्पंद है और ये निस्पंद है, इनके बीच में दूरी होती है λ/2। अब पहले हमें लैम्डा निकालना है, x के पास में लिखा हुआ है π/4, देखिए ये x के पास में है, तो ये k की वैल्यू है, k होता है 2π/λ इज 2π/4, पाई से पाई काट दें तो λ आता है 8। अगर लैम्डा 8 है तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये लैम्डा का हाफ है, 8/2 कितना मिलेगा, 4। सवाल फिर से पढ़ते हैं, एक अप्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 10 साइन πx/4 कोस 22, तो क्रमिक निस्पंदों के बीच में दूरी, फिर से सवाल समझ लीजिए, इसके और इसके बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी होगी λ/2। लैम्डा से कैलकुलेट करते हैं तो उत्तर आएगा 4। चलो 20 में आते हैं, एक निस्पंद के दोनों ओर स्थित दो कणों के मध्य कलांतर कितना होता है। देखिए एक निस्पंद के दोनों तरफ, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये इस साइड में आ रहा है, ये भी इस साइड में आ रहा है। सवाल क्या है, एक निस्पंद के दोनों ओर स्थित दो कणों के मध्य कलांतर क्या होता है। एक कण ऊपर की तरफ चल रहा हो और एक कण नीचे की तरफ चल रहा हो, तो इनके बीच, सुनिए, अगर किसी तरंग का ग्राफ यूं दिखाया जाए, एक कण इधर चलता हो एक कण इधर चलता हो, तो कलांतर होता है पाई का। अगर एक कण इधर चलता हो दूसरा भी इधर चलता हो, कला मतलब जिस डायरेक्शन में वो चलते हो, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में कलांतर कितना दे दिया जाएगा, 0 डिग्री। देखिए ऐसा है, आज अपनी फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको 20 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल से क्लास में हम डेली 40 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप डेली एक दिन के 40 क्वेश्चन मेरे साथ में करते हैं, ये हम टॉपिक वाइज करेंगे, आपके पास अभी ऑलमोस्ट 15 दिन बचे हुए हैं, तो इन 15 दिनों में आप लगभग 600 सवाल कर सकते हैं। अगर टॉपिक वाइज 600 सवाल आप कर लेते हैं तो पूरी फिजिक्स आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ में इन सवालों को लिख के अपनी डेली प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर, बाय।